तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। वैसे तो कुछ आइडियाज हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं मोशन इन 2D के, जस्ट फॉर कंप्लीशन से यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट में करूंगा। जैसे वेक्टर्स में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वगैरह डिफाइन किया था, तो एक बार दोबारा देखते हैं वो चीज। तो क्या लिखा हमने, रिकॉल दैट ड्यूरिंग अवर स्टडी ऑफ vectors we had defined position vector of a particle as vector joining the origin to the location of the particle। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन कर चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बस वेक्टर जॉइनिंग द फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन किया था एज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वी कैन एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन जनरल मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसको डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखे हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखे हैं, एक ही बात है। ये तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन के बराबर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x, y, z टाइप में लिखें, तो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप, होल थिंग डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जहाँ पे x1 y1 z1 इनिशियल पोजीशंस हैं और x2 y2 z2 फाइनल पोजीशंस हैं। ठीक है, okay, here the particles move from this point to this point. Now instantaneous velocity is nothing but average velocity for infinitesimal interval। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी को इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स के रेट्स ऑफ चेंज में लिख सकते हैं। तो dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप प्लस dz by dt k कैप, जिसको हम चाहें तो dr वेक्टर by dt भी लिख सकते हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो भी मेरा वेलोसिटी है उसका इंस्टेंटेनियस एवरेज हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। जैसे 1D मोशन में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, here v is the velocity at the end of time interval and u is the initial velocity। हमेशा ऐसे ही सिंबल यूज करेंगे हम लोग, फाइनल के लिए v वेक्टर और इनिशियल के लिए u वेक्टर। दस वेक्टोरियली वी कैन ऑल्सो राइट v एवरेज क्या हो जाएगा, सॉरी ये a एवरेज होना चाहिए था, जस्ट अ सेकंड। a एवरेज क्या हो जाएगा, vx माइनस ux i कैप प्लस vy माइनस uy j कैप प्लस vz माइनस uz k कैप, होल थिंग डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वापस क्या है, इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलरेशन फॉर इनफाइनाइटेसिमल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो क्या हो जाएगा, dv बाय dt, वेक्टर से डिफरेंशिएट करोगे तो तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डाउट आ सकता है तुम लोगों को बच्चों को कि सर vx i कैप का डेरिवेटिव क्या होगा। प्रोडक्ट रूल से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो vx इंटू डी आई कैप बाई डी टी प्लस आई कैप इंटू डी वी एक्स बाई डी टी होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, डी आई कैप बाई डी टी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आई कैप की तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही ना, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इसलिए डी आई कैप बाई डी टी तो मेरा 0 ही होगा, इसलिए उसको लिखते नहीं। ठीक है, ऑल्दो हम बाद में ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे जहां पे यूनिट वेक्टर्स भी चेंज हो रहे होंगे, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। सर्कुलर मोशन में खास करके हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स हैं उसको रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो हम देखेंगे उन वेक्टर्स के भी रेट्स ऑफ चेंज में लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या आई कैप जे कैप के कैप कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, इसलिए हमको उनका चेंज लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर मान लो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम घूम रहा है तो फिर लेना भी पड़ सकता है। ठीक है, घूमते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप जे कैप के कैप की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो फिर डी आई कैप बाई डी टी भी लेना पड़ेगा, है ना। समझ में आई बात की नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे तो हम सीधे ही डिफरेंशिएट कर दे रहे, कोई डी आई कैप बाई डी टी का कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, और इसको वेलोसिटी अपने आप में vx क्या dx by dt, तो ये d square x by dt square i कैप प्लस d square y by dt square j कैप प्लस d square z by dt square k कैप, और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं d square r वेक्टर by dt square। ठीक है, समझ में आया ना, सेकंड डेरिवेटिव बिल्कुल 1D मोशन के पैरेलल ही है, बस यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशंस और वेक्टर डिफरेंसेस है बस। ठीक है, वहां पे खाली अलजेब्रिक थे, खाली वन लाइन। तो इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है अभी हमारे पास, क्या है, पोजीशन वेक्टर दे रखी है r is a e to the power alpha t i कैप प्लस e to the power minus alpha t j कैप। ये मेरा कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है किसी जनरल टाइम पे, और हमको इसका ट्रैजेक्टरी भी पता लगाना है कि ये किस पाथ के अलोंग जा रहा है। ठीक है, ट्राई करो खुद से। हाँ, सिंपल ही है यहाँ पे। तो x, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स अलग अलग देख लो, तो x कोऑर्डिनेट अलग से लिख लिया a e to the power alpha t, और y कोऑर्डिनेट अलग से देख लिया a e to the power minus alpha t। तो vx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया a alpha e to the power alpha t, और vy क्या हो जाएगा, ये माइनस a alpha e to the power minus alpha t। तो एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ax आ गया a alpha square e to the power alpha t, और ay क्या आ गया a alpha square e to the power minus alpha t। ये सब आ गया हमारा। अब
तो बस आई कैप जे कैप लगा के लिख दिए, वी एक्स वी वाई अलग से निकाल ले तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वही आ गया, और एक्सेलरेशन के लिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप वही आ गया। इसमें क्या देखने वाली बात है, अगर ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है, ध्यान देना कभी भी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, हमको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो दोनों में से टी को एलिमिनेट करना रहता है, ठीक है। तो टी को एलिमिनेट करना तो सबसे आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, e टू अल्फा टी अल्फा, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, और या फिर हम कह सकते हैं y इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एक्स। ये ग्राफ अगर ध्यान से सोचो तो ये प्री कैलकुलस में इंट्रोड्यूस किया था मैंने, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। y इक्वल टू के बाय एक्स जो है ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हमने पढ़ा था प्री कैलकुलस में, ठीक है। तो ये किस तरह का पाथ है, तो x जब y तुम्हारा जब 0 हो रहा होगा तो x जो इंफिनिटी को जा रहा होगा, तो ये ऐसे एसिम्प्टोटिकली हमारा x एक्सिस को छू रहा होगा। बाय द वे एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, जो बहुत पास आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली टच कभी नहीं करता, तो उसको एसिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे तो ये y एक्सिस का एसिम्प्टोट होगा, और जैसे y मेरा 0 होने लगेगा ये x एक्सिस का एसिम्प्टोट बन जाएगा, ठीक है, ओके। और वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टैंजेंट के अलोंग होती है, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टैंजेंट टू द पाथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा ना, अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर v है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट v dt, डिस्प्लेसमेंट जो होगा v dt हो जाएगा ना, अगर वेलोसिटी वेक्टर v है। तो अब दिख रहा है कि वेक्टर्स जो हैं, अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं इसका मतलब उनकी डायरेक्शन भी बराबर होगी, यानी वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो दो बहुत नियर बाई पॉइंट्स हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट तो टैंजेंट के अलोंग ही हो जाएगा, इज इट नॉट। जनरल पॉइंट्स के बीच में अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कॉर्ड के अलोंग होगा, और वो कॉर्ड जो होगा वो टैंजेंट के अलोंग हो जाएगा जब मेरा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस गवर्निंग 2D एंड 3D मोशंस। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही ऐसी 1D मोशन में थी, बस ये है कि इधर x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में दो दो इक्वेशन लिख सकते हो, यानी x डायरेक्शन की अलग से लिख सकते हो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, y डायरेक्शन की अलग से लिख सकते हो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, vx हमारा dx by dt या फिर dsx by dt बोल सकते हो, ऐसे vy को dy by dt या dsy by dt लिख सकते हो, ऐसे vz को dz by dt या dsz by dt लिख सकते हो। इसी तरह से ax क्या हो जाएगा, vx dvx by dt भी लिख सकते हैं ax को, राइट, जैसे वहां पे v dv by dx लिख रहे थे, यहाँ पे ax को vx dvx by dt, ऐसे ay को dy by dt which is vy dvy by dt and etc, ठीक है। तो ये उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जैसी हमारी 1D के लिए निकली थी, और इनको भी वैसे इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, ax ay vx vy सब उसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा, these equations can be appropriately integrated or differentiated to get the required relations in various kinematic variables। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा है, क्वेश्चन क्या है, Tirudov का 1.26 point moves in plane xy according to the law x is equal to a sin omega t और y is equal to a into 1 minus cos omega t। ये हम लोगों का पार्टिकल का x और y मोशन अलग अलग से दे रखा है, a और ओमेगा जो है हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। फाइंड पार्ट ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग टाइम टाउ, कोई टाउ टाइम तक कितना डिस्टेंस चल चुका होगा पार्टिकल, और फिर क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकाल सकते हो, तुमको पता है डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स मुझे पता है तो ए और बी वेक्टर का एंगल क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, ये इसका कॉस इनवर्स हो जाता है एंगल, राइट। तो क्या करो, वेलोसिटी वेक्टर निकालो, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालो, डॉट प्रोडक्ट लेके फिर देख लो एंगल कितना आएगा, ठीक है। अच्छा सा कुछ आने वाला करके देखो। अच्छा, एरोडोव जो है एक्सेलरेशन को W से डिनोट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे A ले लिया, वैसे मैं ज्यादातर A से ही डिनोट करता हूँ, लेकिन जब A को कोई कांस्टेंट बोल दे तो फिर एक्सेलरेशन के लिए W सिंबल यूज कर लो, जस्ट लाइक। हाँ तो सिंपल ही है यहाँ पे, तो Vx के लिए dx by dt कर दिया, x अलग से दे रखा है तो a ओमेगा cos ओमेगा t आ गया, और vy के लिए किया dy by dt a ओमेगा sin ओमेगा t आ गया। अब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ गया है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t तो 1 ही हो गया, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है पार्टिकल। तो स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो बस स्पीड इनटू टाइम कर दो, तो क्या आ गया, a ओमेगा टाउ आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो क्योंकि a हमने यहाँ पे ले रखा है इसलिए मैंने w यूज किया, wx और wy फॉर एक्सेलरेशन जस्ट लाइक तो ये क्या आ गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, x वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया ये वाले को, और y वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ गया, a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो अब एक्सेलरेशन वेक्टर में आई कैप जे कैप लगा के लिख दिया, और ये वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात है क्या,
यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये जीरो आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो याद है वेक्टर्स में देखा था डॉट प्रोडक्ट जीरो किसका टेस्ट होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का टेस्ट होता है। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, ठीक है, खत्म। तो अच्छा, इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ध्यान से देखना, एक बार इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है लेकिन हम डायरेक्टली सोच सकते हैं इसके ट्रैजेक्टरी के बारे में। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा है, दिख रहा है। वाई माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो होती है हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल है लेकिन शिफ्टेड है बस, ठीक है नहीं। y माइनस ए मतलब ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, y इक्वल टू ए पे इसका सेंटर है, इज इट नॉट। और इसका रेडियस कितना है, a। तो ये क्या है, ये ऐसे सर्कल कर रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू ए पे सेंटर्ड कोई सर्कल कर रहा होगा। समझ में आई बात के लिए। तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल। प्री कैलकुलस में जैसे हमने ग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हम देख सकते हैं शिफ्टिंग से, ठीक है। सो इट इज गोइंग अलोंग अ सर्कल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन प्लेन xy with constant acceleration w vector directed along the negative x axis, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और माइनस y एक्सिस के अलोंग है। इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज द फॉर्म y is equal to ax minus bx square। ये इस तरह के पाथ के अलोंग जा रहा है। इट हैपेंस टू बी पैराबोला where a and b are positive constants. Find the velocity of the particle at the origin of coordinates। तो हमें x equal to 0 y equal to 0 पे हमें पूछा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज क्लियर, ठीक है। सोचो थोड़ा सा मैनिपुलेशन है इसके अंदर, करो, ट्राई करो। हाँ, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक हो सकता है कि क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, x डायरेक्शन कुछ है ही नहीं एक्सेलरेशन, तो y कोऑर्डिनेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेके भी कर सकते हो। या फिर अगर प्रोजेक्टाइल मालूम है तो ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन से कंपेयर करके भी कर सकते हो। हालांकि मैंने थोड़ा लंबा सा किया है, एज्यूम नॉट एज्यूमिंग दैट यू नो ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल, तो मैंने बिल्कुल रेट ऑफ चेंज से किया है, ठीक है। ऑल्दो इससे भी शॉर्टर सॉल्यूशन हो सकता है, टाइम के टर्म्स में शायद इससे शॉर्ट सॉल्यूशन ही आएगा। मैंने क्या क्या किया, तो y दे रखा है ax माइनस bx स्क्वायर, ठीक है। पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dt क्या है, a dx बाई dt माइनस 2bx dx बाई dt है, राइट। और d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, a d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर माइनस 2bx d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस dx बाई dt का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया, ठीक है। और इसमें से मेरे को पता है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर वाले टर्म्स तो जीरो ही होने वाले हैं, राइट। और डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर मेरा माइनस डब्ल्यू होने वाला है। तो इसका यूज करके मेरे पास क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 2b dx बाई dt का स्क्वायर आ गया। उससे मेरे पास x वेलोसिटी तुरंत आ गई, ठीक है। x वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट ऑफ w बाई 2b। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरे को x वेलोसिटी पता चल गई। अब इसमें उठा के x वेलोसिटी डाल दो, तो इनिशियली ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, तो dx बाई dt को इसमें डाल दो तो dy बाई dt यानी y वेलोसिटी मिल गई। तो y वेलोसिटी आ गई मेरे पास, ठीक है। वो कितनी आ गई, ये। अब टोटल वेलोसिटी वेक्टर तो x वेलोसिटी आई क्या प्लस y वेलोसिटी j क्या, तो इससे मेरे पास आ गया टोटल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। स्पीड निकालना है तो फिर x वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y वेलोसिटी स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरी स्पीड आ गई, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। A balloon starts rising from surface of earth, the ascension rate is constant equal to v naught। मतलब y डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ड्यू टू द विंड द बलून गैदर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट vx is equal to ay। तो x वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। where a is the constant and y is the height of the ascent, okay। find how the following quantities depend on the height of the ascent। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब कितना होता है, हॉरिजॉन्टली कितना वो आगे चला है। जैसे बलून ऐसे करके ऐसे अगर जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली कितना आगे भाग गया होगा, ये निकालना, ठीक है। एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, x एज अ फंक्शन ऑफ y। टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ द बलून। अच्छा, यहाँ पे समझ लो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है और नॉर्मल एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर बलून ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन किसी भी डायरेक्शन होगा तो उसका कुछ तो टेंजेंट के लॉन्ग कंपोनेंट होगा और कुछ उसके ट्रैजेक्टरी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल का होता, समझ गए ना। टोटल एक्सीलरेशन कंपोनेंट along the tangent and perpendicular to the tangent, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर आई कैप जे कैप में पता है तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स फर्दर ले सकते हैं। बाय द वे एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल tan थीटा तुम्हारा dy बाय dx होगा। समझ में आई बात के नहीं। तो tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा सब कुछ मालूम है हमको, राइट। ठीक है, अभी ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन को हम ओरिजिन मान लेते हैं,
तो y क्या हो जाएगा मेरा? तो ये v नॉट टी हो जाएगा, y जो है मेरा, है ना? क्योंकि वर्टिकल असेंट तो v नॉट से होते जा रहा है लगातार। और vx मुझे क्या दे रखा है? ay, तो vx क्या हो जाएगा? a v नॉट टी, तो dx बाई dt के बराबर है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? बस इसको इंटीग्रेट कर दो उठा के, dt को dx को इधर ले जाके और इधर dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया? a बाई 2 v नॉट टी स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अच्छा, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, हम चाहें तो इससे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या? ये आ गया मेरे पास, टाइम को एलिमिनेट कर दिया हमने सिर्फ, ठीक है। तो ये आ गया x इक्वल टू a y स्क्वायर बाई 2 v नॉट, ओके। या फिर y को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ 2 v नॉट x बाय a, ये मेरा y है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन dy बाय dvy बाय dt, वो तो जीरो है क्योंकि vy तो कांस्टेंट ही है। और x डायरेक्शन में क्या होगा? dvx बाय dt, तो vx हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे ये vx निकाल होता है, तो ये कितना आ गया मेरा? a v नॉट आ गया, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी मेरे पास पूरी तरह से डिफाइन हो गया, आई कैप जे कैप में क्या आ गया? a v नॉट आई कैप। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? ये इस तरफ है, a v नॉट आई कैप मेरा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट चाहिए मुझे टेंजेंट के अलोंग और नॉर्मल के अलोंग, ठीक है। तो टेंजेंट जो होगी वो डायरेक्शन क्या होगी सोच के देखो। अगर मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, तो टेंजेंट तो मेरा हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। यानी ये टेंजेंट का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? या फिर हम कहें टेंजेंट से जो डायरेक्शन ये बन रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये w cos थीटा हो जाएगा, राइट। और इस तरफ क्या हो जाएगा? w sin थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या लिखा? Now WAV not I cap is this is the total acceleration. Now to find tangential and normal components, we need to find a tangential unit vector. तो tangent के along unit vector क्या है? Cos theta I cap plus sin theta j cap, ठीक है। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड लिखना था तो यूनिट वेक्टर नहीं भी निकालते तो चलता, बाकी हम चाहते तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट भी कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे तो सिंपल ही है ना, बस w cos थीटा w sin थीटा करना है, तो ये नहीं भी लिखते तो चलता। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा dy by dx, ये तुम लोगों को बताया हुआ है ना डेरिवेटिव का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो dy by dx, ठीक है। और cot थीटा फिर हो जाएगा dx by dy। तो cot थीटा क्या हो गया मेरा? बाय द वे cot थीटा निकालने की जरूरत नहीं थी। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? अभी ध्यान से देखना। तो dy by dx क्या होगा? dy by dx जो होगा ये वही होगा जो वेलोसिटीज का रेशियो होगा। सोच के देखो क्यों? क्योंकि dy क्या होगा? ये v by dt होगा, राइट। अगर dt टाइम की बात करें तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? v by dt। और dx क्या होगा? ये होगा vx dt। तो dy by dx देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? vy by vx ही हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो साइन थीटा, अच्छा इसीलिए कॉट थीटा निकालो क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा उस तरह का यूज कर। खैर जो भी है, dy बाय dx अगर मेरा निकल गया तो ये मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है, तो ऊपर वाले को परपेंडिकुलर मान लो, नीचे वाले को बेस मान लो, तो उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकाल के सीधे साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा मेरा ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि dy बाय dx जो है वो vy बाय vx है, और vy मेरा क्या है? vy मेरा इधर लिखा हुआ है कहीं पे, vy तो मेरा v नॉट ही था इनफैक्ट, और vx मेरा जो था वो कितना आया था देखो जरा, यहाँ पे कहीं vx लिखा होगा, vx किधर लिखा है मैंने? कहीं तो लिखा होगा, vx ay के बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो ये समझ गए ना, vy अपॉन अंडर रूट ऑफ vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर लिख दिया, तो वो साइन थीटा आ गया, और ऐसे कॉस थीटा आ गया मेरा ay अपॉन अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? या तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख दो, और नहीं तो सीधे w cos थीटा और w sin थीटा ले लो, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास सीधे वैल्यू आ गई, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, और वो टेंजेंशियल आ गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, टाउ कैप मतलब अलोंग द टेंजेंट है वो, ओके। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं हम लोग, पूछते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ जनरल ऑल्टीट्यूड y। एक जनरल y पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो इसके लिए तुम लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? हाँ, प्री कैलकुलस में बताया था, नहीं सॉरी कैलकुलस के अंदर ही बताया था, और बल्कि प्रूफ भी दिया था इसका। क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश, ये होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता है, तो बस अब तो बस वैल्यूज डालनी है और फिर मेरे पास आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे, अच्छा तो नहीं है फॉर्मूला, बट जो भी है ये आ गया एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, ओके। और बाद में हम लोग एक और चीज दिखाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक और तरह से निकाल सकते हैं। अगर मुझे स्पीड पता है किसी भी पार्टिकल की, अगर स्पीड पता है मुझे, मान लो स्पीड है v और उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन मान लो wn है, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा क्या लिख पाएंगे? स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय wn लिख पाएंगे। ये हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है, शायद अगले सेक्शन में शायद आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया ना ये क्वेश्चन का सोल्यूशन? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कोई डिस्कशन तो नहीं है इसके अंदर फर्दर? क्लियर है?
अगले सेक्शन में मैं प्रूव करने वाला हूँ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये मैं प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लो कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ठीक है। कोई तो आर्बिट्री करके अलॉन्ग चल रहा होगा, तो ऐसे बना दिया मैंने कोई भी कर्व, ठीक है। आई हैपन टू टेक द सेम फिगर, बट समझो कुछ भी आर्बिट्री हो सकता था, ठीक है। इट इज सम आर्बिट्री कर्व, नॉट एनी पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगी वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी जो है हमेशा टैंजेंट के अलोंग होती है, ये तो समझ में आती है बात। पाथ की टैंजेंट के अलोंग क्यों होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है छोटे से टाइम में हमेशा पाथ की टैंजेंट के अलोंग होता है। और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो स्केलर से डिवाइड करने से डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, पॉजिटिव स्केलर से डिवाइड करो, इसलिए वेलोसिटी तो हमेशा टैंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द टैंजेंट क्या हो जाएगा, सोच के देखो। जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है वही टैंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। और एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाई डी टी, तो वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख लिया, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो ए डॉट टाउ कैप हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट लो, देखो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये तुम्हारा टाउ कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो एक्स वाले एक्स से मल्टीप्लाई होते हैं, वाई वाले वाई से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या आएगा, ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई वी अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। और पार्टिकल की स्पीड कितनी है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब स्पीड का डेरिवेटिव लेते हैं, स्पीड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो 1/2 रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इनटू क्या आएगा, 2 वी एक्स डी वी एक्स बाई डी टी प्लस 2 वी वाई डी वाई बाई डी टी, ऐसे ही आएगा ना, समझ में आ रही बात की नहीं। और डी वी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, ए एक्स, और डी वी वाई बाई डी टी क्या हो गया, ए वाई। तो देखो तो ये और 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा थ्रू, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन से समझ में क्या आ रहा है हमारा, we can conclude that tangential acceleration is nothing but rate of change of speed of the particle, हमेशा ऐसा ट्रू है। हमने कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर केस नहीं लिया है, ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमारा प्रूफ है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब उसके अंदर क्या है, अगर मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है तो अलोंग द टेंजेंट होगा एक्सेलरेशन, और अगर मेरी स्पीड घटती जा रही है तो अगेंस्ट द टेंजेंट हो जाएगा, लेकिन होगा हमेशा टेंजेंट की लाइन के अलोंग ही, समझ गए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं। और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर होगा, स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में, और स्पीड घट रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ चेंज प्लस ए टेंजेंशियल इज डीवी बाई डी टी विच इज वी डीवी बाई डीएल। डीएल अगर मेरा छोटा सा डिस्टेंस है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी डीवी बाई डीएल। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर मान लो मेरा डीवी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और डीवी अगर पॉजिटिव है तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं। और डीएल तो मेरा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा होता है टाइम का, ठीक है। तो पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हैपेंस व्हेन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर इज एक्यूट। अगर एक्सेलरेशन मेरा ऐसे कुछ है और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो फिर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एक्यूट एंगल होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूज होगा तो फिर नेगेटिव होगा। और इसका मतलब क्या है, स्पीड बढ़ रही होगी। एक्सेलरेशन का अगर वेलोसिटी वेक्टर से एंगल एक्यूट है तो स्पीड हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, ठीक है। A negative tangential acceleration means that speed is decreasing. It happens when the acceleration and velocity vector के बीच का जो एंगल है वो obtuse है। I hope this is making sense to everybody. Clear हुई ये बात, ठीक है, समझ में आया सभी को, ठीक है। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, A particle moves in one direction along the given trajectory. One direction along given trajectory मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी कोई पाथ दे रखा है उसके अंदर ये रिवर्सल नहीं मार रहा है, यानी उसी रोड के लॉन्ग एक तरफ चलते जा रहा है तो उसी लॉन्ग चलते जा रहा है, वो यू टर्न कहीं नहीं मार रहा है, ये मतलब है, ठीक है। विद अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w टेंजेंशियल इज a डॉट टाउ। टाउ क्या मतलब, आप a कोई कांस्टेंट वेक्टर होगा और टाउ क्या यानी टेंजेंशियल वेक्टर के साथ उसका डॉट ले लिया, तो उससे उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं, समझ गए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, a डॉट टाउ क्या है मेरा, ओके। फिर a is the constant vector parallel to x axis and tau cap is the tangential unit vector, ठीक है। a वेक्टर ऐसे है और tau cap मेरा हमेशा टेंजेंट के अलोंग ऐसे ऐसे करके वेरी करता जा रहा होगा tau cap, राइट, ठीक है, along the velocity. Find the speed as a function of x coordinate assuming negligible speed at x equal to 0. हमें बताना है कि एक जनरल x पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ठीक है। ओरिजिन पे कितनी स्पीड है वो नेग्लिजिबल है, ओके। तो ट्राई करो खुद से, फिर उसका डिस्कस करते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो मेरा एक्सेलरेशन हमेशा जो है, यानी सॉरी एक कोई कांस्टेंट वेक्टर है ए, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा तो ए cos थीटा रहेगा, ठीक है।
यही बोल रहे हैं ना, ए डॉट टाउ कैप क्या होता है, ए डॉट टाउ कैप मतलब ए कॉस थीटा, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, राइट, ठीक है। तो क्या लिखा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डीवी बाई डी, वेयर वी इज द स्पीड, तो ए कॉस थीटा इज डी स्पीड बाई डी। और इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ वी डीवी बाई डीएल लिख सकता हूँ, क्यों, स्पीड क्या होती है अपने आप में डीएल बाई डी होती है, तो तुम चाहो तो इसको डीएल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो फिर क्या आएगा, ये वी डीवी बाई डीएल भी लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, ठीक है। बाय द वे ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, जस्ट इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हुई है, बट ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं वी डीवी बाई डीएल लिख सकता हूँ, डीएल इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट। तो वी डीवी क्या हो गया मेरा, इसका मतलब वी डीवी हो गया मेरा ए डीएल कॉस थीटा, राइट, इधर डीएल चला गया। अब डीएल कॉस थीटा क्या है, सोच के देखो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर डीएल चला और ये एंगल थीटा है, तो डीएल कॉस थीटा क्या हो गया, डीएक्स हो गया, यानी चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं, बोलो। तो बस, तो ये डीएल कॉस थीटा को मैंने डीएक्स लिख दिया, तो वी डीवी इक्वल टू ए डीएक्स हो गया मेरा, ठीक है। अब उठा के इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्या आ गया, टू ए एक्स, राइट, ठीक है। तो बस इससे v की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू ए एक्स आ गई हमारी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरी वेलोसिटी स्पीड आ गई एज अ फंक्शन ऑफ दिस इज इट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया समझ में। हाँ, ये मतलब एक तरह से ये है कि ए जो है, समझो कि जैसे ग्रेविटी लग रही है ए इस डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी का ही एक तरह से मॉडल है, अगर वो चीज आइडेंटिफाई कर लो तो सीधे भी लिख सकते थे रूट टू जी एक्स जैसे, तो जी की जगह ए लग रहा है यहाँ पे, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए कॉस थीटा ही हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट भी रियलाइज कर सकते हैं इस चीज को, तो सीधे रूट टू एक्स लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो समझ गए कि नहीं, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उस तरह की बात है, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद जो अगला सेक्शन है, ये नॉर्मली लोग सर्कुलर मोशन में करते हैं, लेकिन मैं यहीं पे, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी एक तरह का 2D मोशन ही है, तो ऑल्दो अपने ट्रैक में सर्कुलर मोशन करके एक फॉर्मल चैप्टर आने वाला है, तो वहां पे कुछ चीजें यहाँ की रिपीट करूंगा, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने सर्कुलर मोशन का भी जो रिक्वायर्ड है वो कुछ हिंट्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या लिखा मैंने, रेडियस ऑफ रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हम प्रूव क्या करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई आर्बिट्ररी कर्व के अलोंग हमारा पाथ पार्टिकल चल रहा है v स्पीड से, तो इसका कुछ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन किया था बाय द वे, किसी भी पाथ के अलोंग अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उस पॉइंट की नॉर्मल उससे अगले पॉइंट की नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, राइट, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उससे जो कर्व का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये चीज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जब हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे तभी मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डेराइव किया था और डिफाइन भी किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि अगर स्पीड मेरी v है और नॉर्मल एक्सेलरेशन मेरा ए सेंट्रीपिटल या ए नॉर्मल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिंपली स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये चीज हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो अभी देखते जाओ। क्या लिखा मैंने, recall that tangential acceleration is rate of change of speed of a particle. This means that if a particle is moving constant speed along a curve, its acceleration if any must be normal to the curve. इसका मतलब समझ गए, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ही चलते जा रहा है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ होगा नहीं, तो उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा खाली नॉर्मल डायरेक्शन में ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हो गए ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट है नहीं तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, राइट। नाउ लेट अ पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ कर्व, तो कोई पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से किसी कर्व के अलोंग चलते जा रहा है, ठीक है। ओके, वी कंसीडर द इनफाइनेटसिमल टाइम इन व्हिच अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम p टू q, तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट p है ट्रैजेक्टरी का और ये कोई पॉइंट q है, और यहाँ पे dt टाइम में यहाँ से यहाँ चला गया, इसमें इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट dx चेंज हुआ और वर्टिकल कोऑर्डिनेट dy चेंज हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली इंक्लाइंड लेंथ रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, आगे देखो, सिंस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द रेडियस वेक्टर हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल d थीटा, यहाँ पे देखो, तो इधर देखो, इसकी नॉर्मल ड्रॉ की, इसकी नॉर्मल ड्रॉ की, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ वेक्टर जो है, मान लो वर्टिकल से पहले थीटा एंगल है और ये डी थीटा और घूम गया, तो रेडियस अगर डी थीटा एंगल से घूम गया तो टैंजेंट भी मेरा डी थीटा एंगल से घूम जाएगा, राइट। रेडियस और टैंजेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, तो रेडियस वेक्टर अगर डी थीटा एंगल से घूमेगा तो टैंजेंट भी डी थीटा से घूम जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से इसकी टैंजेंट थीटा एंगल बना रही होगी, थोड़ा सा आगे घूमने के बाद हॉरिजॉन्टल से फिर एंगल इसका क्या बनेगा, थीटा प्लस डी थीटा। समझ में आ रही बात की नहीं, जितने एंगल से रेडियस घूमता है उतने एंगल से हमेशा टैंजेंट भी घूमती है, ठीक है। तो क्या लिखा, सो द टैंजेंट टू द कर्व मस्ट हैव आल्सो टर्न थ्रू एन एंगल डी थीटा, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो भी मेरा इसका मतलब डी थीटा एंगल से घूम गया होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा ही टैंजेंट के अलोंग है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी वेक्टर भी डी थीटा एंगल से घूम गया होगा।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे रहा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे रहा होगा, तो ये इनिशियल दिखा रखा है वेलोसिटी वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दिखा रखा है, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि स्पीड इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अभी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, देखो अगर मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड v है, तो ये पहले v से इधर जा रहा है, फिर v से इधर जा रहा है, तो चेंज क्या होगा, वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा वेक्टर डिफरेंस, बोलो। और ये जो वेक्टर डिफरेंस आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी होगी, सोच के देखो। बहुत छोटे एंगल के लिए आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ बराबर ही होती है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ तो मेरी वी डी थीटा होती, अगर वी रेडियस का मैंने ये बनाया होता, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वी डी थीटा हो जाएगी। इसका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या है मेरा, वी डी थीटा के बराबर, राइट। और ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये v वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सोच के देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर एक एंगल तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 0 डिग्री है, उसमें बाकी दोनों एंगल्स 90 डिग्री होने पड़ेंगे, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर का जो चेंज है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर का। समझ में आई बात की नहीं। और ये मैंने बोला भी था कि अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कर्व की नॉर्मल के अलोंग होगा। तो समझ में आ रही बात की नहीं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या लिखा, the tangent to the curve must also have turned through an angle theta d theta, thus velocity vector must also have turned through an angle d theta, thus change in velocity vector is obtained as shown in the adjacent figure। इससे हमने चेंज निकाला d theta के अंदर, ठीक है। ओके, for very small d theta arc length and chord length for an arc of radius b must be same। तो ये chord length और ये arc length बराबर होगी क्योंकि d theta बहुत छोटा है। thus change in velocity vector is also v d theta in the direction perpendicular to v। तो ये जो है ये v d theta हो गया change in velocity vector, ठीक है। दैट इज अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व, ये नॉर्मल है कर्व की, क्योंकि ये टैंजेंट है कर्व की, तो ये नॉर्मल हो जाएगी ना अपने आप, 90 डिग्री एंगल है। तो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं तो एक्सेलरेशन कर्व की नॉर्मल के अलोंग होता है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं, ओके। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर खुद अपने आप में टैंजेंट के अलोंग है, तो उसकी परपेंडिकुलर यानी कर्व की परपेंडिकुलर है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, a dv by dt, तो वो क्या हो जाएगा v d थीटा by dt n कैप। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो v d थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा v d थीटा by dt n कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर n कैप रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल टू द कर्व, इस डायरेक्शन को मैंने n कैप बोला, ये वाली डायरेक्शन को मैंने n कैप बोला, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी इज विद मी, राइट, ओके, ठीक है। तो नाउ dl क्या हो जाएगा, छोटा सा जो लेंथ इसने कवर किया यहाँ पे, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये मेरा r d थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, ये स्पीड इंटू dt के बराबर भी होगा, और ये r इंटू डी थीटा के बराबर भी होगा। ये r को सर्कल जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो अगर रेडियल कर्वेचर r है, तो इस लेंथ को मैं चाहूँ तो r d थीटा भी लिख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसको स्पीड इंटू dt भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी बात लिखी होगी मैंने आगे। तो क्या लिखा, dl के छोटा सा जो लेंथ कवर किया पाथ, वो क्या हो जाएगा, vdt भी हो जाएगा, वो r d थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, d थीटा बाई dt मेरा क्या हो गया, v बाय r हो गया, ठीक है। d थीटा बाई dt मेरा क्या हो गया, v बाय r। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन जो है वो क्या आ गया, यहाँ पे d थीटा बाई dt की v बाय r डाल दो, तो क्या आ गया, v स्क्वायर बाय r क्या आ गया। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल अगर कर्व के अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इज सिंपली v स्क्वायर बाय r। यही मेरे को प्रूव करना था। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड v है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r, अगर r मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस टाइम पे, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा अलोंग द नॉर्मल कर्व। इन केस द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, v स्क्वायर बाय r n कैप जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट बताएगा। अगर स्पीड मेरी वेरिएबल है, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कुछ होगा d स्पीड बाय dt के हिसाब से, और कुछ नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो v स्क्वायर बाय r उस केस में क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, समझ गए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसी को रीअरेंज कर लो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा, हम प्रोजेक्टाइल के रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह निकालेंगे आगे, और रोटेशनल मैकेनिक्स में कोई रोलिंग व्हील के ऊपर कोई पार्टिकल है, उसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह निकालेंगे, तो वहां पे ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा, नोट दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्योरली अ शेप डिपेंडेंट ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एट ऑफ द कर्व being traversed, so it does not depend on how fast or slow the curve is being traveled। अब ये बात क्या मैंने बोली, तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि सर आपने तो कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर डराइव किया है, लेकिन क्या है, अगर किसी पाथ के अलोंग चल रहे हो, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो या वेरिएबल स्पीड से चल रहे हो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो एक एब्सोल्यूट चीज है ना।
कोई रोड कैसे घूमी हुई है, उसकी क्या शेप है, उसका हमसे कुछ लेना देना है कि इसके ऊपर साइकिल तेज चला रहे हो, धीरे चला रहे हो, एक्सीलरेशन के साथ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा प्योरली शेप डिपेंडेंट चीज है। ठीक है, इट्स प्योरली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ द कर्व बीइंग ट्रैवर्स्ड, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट और स्लो द कर्व इज बीइंग ट्रैवल्ड और वेदर ट्रैवलिंग स्पीड इज कांस्टेंट और चेंजिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, thus for finding radius of curvature we can always assume a constant speed and use the formula for, तो अगर वेरिएबल स्पीड से भी चल रहा है तो भी कांस्टेंट स्पीड मान के वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक एब्सोल्यूट ज्योमेट्रिकल बात है। समझ गए? क्लियर? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इरोडोव का ही क्वेश्चन है 1.41। क्या है? पॉइंट मूव्स इन प्लेन सो दैट इट्स टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, स्मॉल a, और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, b t टू द पावर 4। ठीक है, टैंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन दे रखे हैं हमको, where a and b have are positive constants और t जो है हमारा टाइम, तो t इक्वल टू 0 पे पॉइंट जो मेरा रेस्ट पे था, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी का, और टोटल एक्सीलरेशन निकालना है डिपेंडिंग ऑन द उसकी डिपेंडेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के साथ निकालनी है। ठीक है, टोटल एक्सीलरेशन एल के साथ कैसे वेरी करेगा, ट्राई करोगे खुद से? कोशिश करो। हाँ, तो बस मैथ्स ही है, थोड़ी सी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन मुझे कितना दे रखा है, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन मुझे a दे रखा है और नॉर्मल एक्सीलरेशन b t टू द पावर 4 दे रखा है। ठीक है, और टैंजेंशियल एक्सीलरेशन को v dv by dl लिख लिया। ठीक है, तो अब इसी को रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो v dv इक्वल टू a dl, और फिर क्या आ गया, जब स्पीड मेरा मेरे ख्याल से रेस्ट से शायद शुरू हो रहा है ना पार्टिकल, हाँ रेस्ट पे था, तो इनिशियल स्पीड 0 है और तब डिस्टेंस 0 है, तो v dv को 0 से l तक इंटीग्रेट किया, सॉरी 0 से v और इधर a से 0 से l, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2al आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अच्छा, टैंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरा क्या है, वो a है। ठीक है, तो स्पीड को मैंने यहाँ पे टाइम का फंक्शन भी निकाल लिया, पहले l का फंक्शन निकाल लिया, यहाँ पे फिर टाइम का फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है मेरा, वो होता है हमारा स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, राइट? ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो b t टू द पावर 4 दे रखा है और t मेरा यहाँ से v बाय a टू द पावर 4 करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, तो v बाय a टू द पावर 4, तो ये क्या हो गया, b बाय a टू द पावर 4, और इसको मैंने क्या लिखा, v टू द पावर 4 को मैंने अभी यहाँ से क्या लिख लिया, 4a स्क्वायर l स्क्वायर, ये भी तो लिख ही सकता हूँ ना मैं, तो ये मेरा l का फंक्शन आ गया, क्योंकि मुझे l का फंक्शन निकालना था इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 4b स्क्वायर l स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन मेरा आया एज अ फंक्शन ऑफ l। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो ये कैलकुलेट करोगे तो v मेरे को पता है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा a क्यूब अपॉन 2bl आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, ये ठीक है, v स्क्वायर यहाँ से डायरेक्टली 2al डाल दिया, यहाँ पे v स्क्वायर ही निकला था, तो इसको 2al एज इट इज डाल दिया और नॉर्मल एक्सीलरेशन यहाँ से इस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, a क्यूब अपॉन 2bl मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ पाथ लेंथ। टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा, वो नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टैंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, टैंजेंशियल तो मेरा a ही है और नॉर्मल एक्सीलरेशन मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल का अंडर रूट, तो ये मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तुम लोगों को क्या दिख रहा है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, मेनली मैनिपुलेशन ही, थोड़ा इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इधर से उधर वेरिएबल करके टाइम में लिखे हैं कि डिस्टेंस में लिखे हैं। ठीक है, ये सब चीजें इनफैक्ट यहाँ पे टाइम में भी लिखी है और डिस्टेंस में भी लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए कि नहीं? v dv by dl ये डिस्टेंस के साथ लिखी है टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, और यहाँ पे टाइम के साथ भी लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर डिस्टेंस और टाइम रिलेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है हमारा अगला मेजर टॉपिक जो है 2D मोशन में, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक तो हम जनरल चीजें देख रहे थे, यानी टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होता है। अब हम लोग फॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले। ठीक है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, जनरली जो नॉर्मली हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे जो अभी काइनेमैटिक्स के चैप्टर में, वहां पे प्रोजेक्टाइल ऐसा मानेंगे कि एक पत्थर को फेंक दिया जिसमें कोई एयर ड्रैग वगैरह कुछ नहीं लग रहा और ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, ऑल्दो दैट्स नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू। ग्रेविटेशन में ऐसे हम पत्थर फेंकेंगे नॉर्थ पोल से इक्वेटर पे गिरेगा मान लो, तो उस केस में तो क्या काफी ऊंचाई पे जा रहा होगा अर्थ से, और अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड कांस्टेंट तो होता नहीं, उस केस में वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी भी अकाउंट में लेना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या मानेंगे कि ग्रेविटी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब जगह थोड़ी ना होती है 9.8, तो अर्थ के पास में होती है, अर्थ के ऊपर अगर मान लो 3000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तब थोड़ी ना इतनी ग्रेविटी होगी,
और नॉर्थ पोल से इक्वेटर अगर फेंक रहे हो तो जनरली तो अच्छी खासी हाइट्स इन्वॉल्व होंगी उसमें, ठीक है नहीं? तो वो सब जो चीज है वो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में करेंगे। अभी हम छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल लॉन्च करेंगे, ठीक है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस तक। तो हम फॉर ऑल पर्पजेस यहाँ पे अर्थ को फ्लैट अर्थ की तरह से मान सकते हैं, ठीक है नहीं? तो वी आर फ्लैट अर्थर्स फॉर दिस चैप्टर, ओके? समझ गए कि नहीं? ओके। और एयर ड्रैग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? वैक्यूम है, ठीक है? फ्लैट अर्थ एंड वैक्यूम, समझ गए? तो एयर ड्रैग वगैरह सब इग्नोर करके चलेंगे अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो अब हम क्या क्या जानना चाहते हैं जनरली, मान लो यू स्पीड से कोई पत्थर फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो कितनी दूर जाके गिरेगा, इसको रेंज कहते हैं। कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, एच, ठीक है? और फिर इसकी पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है? ये सब चीजें हम मान लो निकालना चाहते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सारी चीजें हम निकालना चाहते हैं, ठीक है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की भी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको एक एक करके कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या है, कंसिडर अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम origin with a speed u at an angle theta until its fall, its acceleration is due to gravity alone, ignoring the air drag. So that it has a uniformly accelerated motion in the vertical direction. तो vertical में uniform acceleration के साथ इसका motion होगा, right? And in the horizontal direction, its speed remains unchanged. क्योंकि horizontal में कोई acceleration है नहीं, इसलिए horizontal speed constant रहेगी। vh मेरा constant रहेगा, right? Acceleration नहीं है तो फिर constant है speed, okay? We are interested in deriving several results related to its motion. यहाँ पे क्या होगा, ux क्या हो जाएगा, x component of velocity हो जाएगा u cos theta, ठीक है? और थ्रू आउट u cos theta रहेगा। और y component of initial velocity क्या हो जाएगा, u sin theta। ax क्या हो जाएगा, ax 0 हो जाएगा और ay क्या हो जाएगा मेरा -g हो जाएगा। तो इन चीजों को लेते हुए अब हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के फॉर्मूले लगा के हम काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहे तो कंपोनेंट वाइज वही जो 1D मोशन के फॉर्मूले कंपोनेंट वाइज लगाते रहेंगे और हमारा आ जाए जो भी निकालना रिजल्ट। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखो ध्यान से, जब पार्टिकल को लॉन्च करो तो उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है और फाइनल वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, राइट? इसका मतलब वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। अब क्या कर सकता हूँ, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाई डायरेक्शन में लगा सकता हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, s बाई u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर और t इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे फिर से y डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या, u sin थीटा कैपिटल T माइनस हाफ g इनटू कैपिटल T स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया मेरे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। याद रखना है इसको, ठीक है? अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये एक तरह से वही है जो वर्टिकली थ्रोन पत्थर के लिए फॉर्मूला नहीं था। वर्टिकल थ्रोन पत्थर के लिए क्या आ गया था, 2u बाई g आ गया था टाइम फ्लाइट, याद है कि नहीं? ये जैसे जब ऊपर फेंक रहे थे 2u बाई g था कि टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्चुअली एसेंशियली देखो तो ये वही है, बस 2u की जगह 2u बाई g आ गया। तो इसमें क्या है, वर्टिकल मोशन तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि वर्टिकली लॉन्च पत्थर का होता था, वर्टिकल डायरेक्शन। उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ऐड हो गया। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्टिकली थ्रोन पत्थर के लिए होता था, बस क्या है, u की जगह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई। आएगा सर? तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है? अब रेंज निकालनी है मुझे। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरा है। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, उसको मैं कैपिटल आर बोल लूं, ठीक है? तो क्या लिखा मैंने, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ए एक्स तो मेरा 0 ही है और टी इक्वल टू कैपिटल टी पे एस एक्स की वैल्यू आर है, तो एस एक्स की जगह आर लिख दिया और यहाँ पे यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिख दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह ये जो टी है इसकी जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दिया 2u sin थीटा बाई जी। और ए एक्स तो 0 ही है मेरा, कुछ भी नहीं है ना। तो बस क्या आ गया, ये आ गया u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा हो जाता है, राइट? तो ये क्या आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो रेंज कितनी आ गई, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसको भी बाय हार्ट याद रखना, जितने भी ग्रीन कलर बॉक्स में दिख रहे फॉर्मूले सबको बाय हार्ट याद रखना, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्टली यूज होंगे सारे रिजल्ट्स, ठीक है? अच्छा, यहीं पे कुछ बातें और देख सकते हैं। मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और sin 2 थीटा 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो 1 ही रखेंगे sin 2 थीटा पे, यानी थीटा को कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक है? तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे लॉन्च करना पड़ेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बाइसेक्टर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बाइसेक्टर पे लॉन्च करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। ये तुम लोग सोच लो ये क्या ट्रिवियल सी बात करेगी, बाइसेक्टर के लॉन्ग 45 डिग्री तो अंडरस्टूड है, बाइसेक्टर ही है। लेकिन बाद में हम प्रोजेक्शन में इंक्लाइन प्लेन सीखेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि इसी तरह का रिजल्ट इंक्लाइन के लिए भी वैलिड है। इंक्लाइन पे मैक्सिमम रेंज के लिए वर्टिकल और इंक्लाइन की बाइसेक्टर के लॉन्ग रहेगा। तो इसलिए बाइसेक्टर याद रहे, तुम्हारे दिमाग में वर्ड फिक्स रहे, इसलिए मैंने बाइसेक्टर वर्ड यूज किया, ठीक है? हाँ, वो प्रूव करेंगे उसको फॉर्मली, हम लोग जब इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे तो उसको हम फॉर्मली प्रूव करेंगे। हाँ, बाय द वे
ना केवल लॉन्चिंग मेरी बाइसेक्टर के अलोंग है, इनफैक्ट लैंडिंग भी मेरी बाइसेक्टर के अलोंग है। अगर ध्यान से देखो तो लैंडिंग भी ये वर्टिकल और इसकी बाइसेक्टर के अलोंग है, ठीक है। ये चीज मैक्सिमम रेंज के लिए इंक्लाइन प्लेन पे भी मैं बाद में दिखाऊंगा कि ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर लॉन्चिंग भी मेरी बाइसेक्टर के अलोंग है और लैंडिंग भी बाइसेक्टर के अलोंग है, इसका मतलब क्या है, लैंडिंग स्पीड और लॉन्चिंग स्पीड जो है आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। अब इसका फॉर्मल प्रूफ क्या इंक्लाइन प्लेन के लिए वहीं पे देखेंगे, बट जस्ट एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया यहाँ पे मैंने डाल दी, नॉट ट्रिविया, इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। समझ गए कि नहीं। तो ये बाइसेक्टर वाली बात ग्राउंड टू ग्राउंड तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। 45 डिग्री पे लॉन्च हुआ, 45 डिग्री पे लैंड हुआ, तो लैंडिंग स्पीड इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्चिंग स्पीड, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन पे भी हम देखेंगे बाद में, ये रिजल्ट होल्ड करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जब लॉन्च करोगे तो, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे तुम्हारी सेम रेंज आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा इज यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, सेम है साइन 2 थीटा होता है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये वही यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आ गया, यानी रेंज एट थीटा इज सेम एज रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी जो रेंज मेरी 10 डिग्री लॉन्चिंग एंगल पे आएगी वही मेरी 80 डिग्री लॉन्चिंग एंगल पे आएगी, जो 30 के लिए आएगी वही 60 के लिए आएगी, एटसेट्रा, ठीक है। तो समझ में आया ना। और इसी तरह से इंक्लाइन के लिए भी हम देखेंगे, इंक्लाइन के लिए भी एक रेंज के लिए दो दो पॉसिबल एंगल होंगे, लेकिन वहां पे जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर इंक्लाइन का एंगल बीटा है तो इंक्लाइन का अगर एंगल बीटा होगा तो तुमको जो कॉम्प्लीमेंट लेना रहेगा वो 90 से कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, 90 डिग्री प्लस बीटा से कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। यानी मान लो 30 डिग्री का इंक्लाइन है, तो यानी 120 के कॉम्प्लीमेंट्स पे सेम रेंज आएगी, 10 डिग्री पे जो आएगी वही 110, तो खैर यहाँ पे मतलब नहीं बन रहा। यानी समझो ये 15 डिग्री का इंक्लाइन है, तो 90 प्लस 15 कितना हो गया, 105। तो जो 40 डिग्री पे आएगी वही 65 डिग्री पे आएगी, समझ गए। उस केस में रेंज 90 प्लस बीटा के कॉम्प्लीमेंट्स पे सेम रेंज आएगी। अब ग्राउंड टू ग्राउंड भी ये चीज होल्ड कर रही है, ग्राउंड क्या है, बीटा इक्वल टू 0 वाला है, तो 90 के ही कॉम्प्लीमेंट बन जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी इंक्लाइन का एंगल है 90 प्लस दैट एंगल के कॉम्प्लीमेंट्स पे सेम रेंज आएगी। अब ये क्यों आएगी, ये वापस जब इंक्लाइन देखेंगे तभी। तो आई एम जस्ट गेटिंग यू सैलिवेटिंग फॉर इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। जस्ट तुम लोग छोटे छोटे फैक्ट्स डाल देना, तो ताकि इंक्लाइन प्लेन पे अलर्ट होके तुम लोग देखो सारे डेरिवेशन, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोजेक्टाइल में इनफैक्ट बहुत सारे रिजल्ट्स हमको डेराइव करने, तो ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगली क्लास में। मैक्सिमम हाइट निकालना है, रेडियस कर्वेचर निकालना है, बहुत सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद फिर प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, कुछ स्पेशल केसेस, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब अगली क्लास में हम लोग देखते हैं। सो दिस इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।